वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है सामूहिक अपनेपन का विषय। अब सवाल उठता है कि यह सामूहिक अपनेपन का विषय क्या है। तो कहता है कि जब किसी मुद्दे पर देश के अधिकांश तमाम लोगों का, तमाम से मतलब है कि तमाम तो होगा नहीं, लेकिन अधिकतम लोगों का, जिसमें हर वर्ग, हर समूह, हर भाषा भाषी की भागीदारी हो, जब किसी विषय पर उनमें आम सहमति बनती है, उनकी विचारधारा जहां मेल खाती है, तो इसे हम कहते हैं सामूहिक अपनापन। अब यह सामूहिक अपनापन इतना इम्पोर्टेंट विषय है अपने आप में कि यह राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी। जब तक राष्ट्रीय विषयों पर उस देश के तमाम लोगों का सहमति नहीं होगा, आम सहमति नहीं बनेगी, तब तक तो राष्ट्र का निर्माण ही नहीं होगा। राष्ट्र से हम मतलब लेते हैं कि ए सेंस ऑफ वननेस, यानी हम एक हैं। जब तक हम एक हैं की भावना नहीं, तब तक तो ये बनेगा नहीं। तो अब सवाल उठता है कि यह विषय क्या है। यह राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे और इस पर सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी जातियों, सभी धर्मों के बीच अगर आम सहमति बनती है तो इसे हम कहते हैं कि इसमें सामूहिक अपनेपन का भाव है। और जहां यह सामूहिक अपनेपन का भाव होगा वह राष्ट्र निर्माण होगा। तो अब हमें देखना है कि भाई इसका निर्माण कौन करता है, कैसे करता है, और तो कौन करता है इसकी कोई सीमा नहीं। वो एक राजनेता हो सकता है, वो कोई सैन्य व्यक्तित्व हो सकता है, वो कोई क्रांतिकारी हो सकता है, वो कोई कलाकार हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो सबकी भागीदारी होती है सब। लेकिन यहां हम देखते हैं कि भाई किन विषयों पर, तो किन विषयों पर जैसे हम बात करते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, अगर हम यह पूछें अपने ही लोगों से कि आप राष्ट्र को शक्तिशाली देखना चाहते हैं, आम सहमति बनेगी। क्या होगा भैया? सुशासन, सुशासन। देश में सुशासन होना चाहिए, देश में न्याय मिलनी चाहिए, देश का प्रगति होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय प्रश्न हैं जिस पर आम तरह से, आम रूप से लोगों में, लेकिन इसका निर्माण होगा कैसे, और इसके रास्ते में कुछ क्या होते हैं कि बाधाएं होती हैं। ये बाधाएं क्या हैं? अब बाधाओं की भी बात कर लें कि भाई हमारा क्या है कि संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, पेशा, तो ये भाषा, तो हम आपस में जब एक देश में रहते हैं तो इन विषयों पर हमारे मतभेद रहते हैं। क्या है भाई? हमारा संप्रदाय अलग है, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हमारे उसके बाद क्या है, हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। क्षेत्र, नहीं भाई हम इस क्षेत्र के हैं, हम वन क्षेत्र के हैं, हम पूर्वी क्षेत्र के हैं, हम पश्चिमी क्षेत्र के हैं, हम उत्तरी क्षेत्र के हैं, हम दक्षिणी क्षेत्र के हैं। पेशा, हम क्या करते हैं भाई? हम तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। तो सबके हित भी अलग अलग हो जाते हैं, नतीजा ये बाधा बन जाती है। भाषा, क्या भाई? हम इस भाषा भाषी के हैं, हम उत्तरी भाषाओं में को बोलते हैं, अपनाते हैं, मानते हैं, हम दक्षिणी भाषा। तो ये कुछ बाधाएं बनती है। तो इस हालत में देश के जिम्मेवार लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसमें सामूहिक एकता की भावना पैदा करें। तो सामूहिक एकता की पैदा करने के अब स्रोत क्या होंगे कि स्रोत हैं इसके कि भाई हमारा क्या होना चाहिए? सामूहिक चीजें, सामूहिक
जैसे सबसे पहले तो सामूहिक इतिहास कहें तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम देखें कि सामूहिक इतिहास क्या है। ठीक है, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, हम 1857 की बात करते हैं। तो 1857 में जो आंदोलन हुआ, जो अंग्रेजों के विरुद्ध हमने काम किया, जो युद्ध हमने लड़ी, जो आंदोलन हमने किया, कौन किया? भाई सभी क्षेत्रों के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सभी उसमें शामिल थे। तो जब हमारा इतिहास साझा है, जब हमारा प्रयास साझा था, जब उसमें हमारा भी योगदान था, तो हम कहेंगे ना कि यह आंदोलन तो हमारा आंदोलन था, हमने युद्ध किया। तो यहाँ पर हमको क्या बनती है कि सामूहिक अपनेपन का एक बोध पैदा होता है, और यह बोध बड़े काम का बोध है। अब राजनेताओं को ले लीजिए, कोई बड़े बड़े नेता हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा को अहम बनाया, कहा कि नहीं भाई इस मुद्दे पर तो हमको विचार करना होगा, चलिए भाई हम एक साथ हो गए। लेकिन इसमें कलाकारों, इतिहासकारों, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? सांस्कृतिक विरासत। तो ये सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाले मूल रूप से ये अलग अलग तरह के कलाकार होते हैं। अब कलाकारों में विशेषता क्या है कि इनको हल्ला हंगामा करना नहीं, कोई मारकाट करना नहीं, ये अपने चित्रों के माध्यम से, अपने कलाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से इस तरह के बोध पैदा करते हैं। और जब ये बोध पैदा होता है तो पढ़े लिखे लोगों तक तो इस बात को ले जाना बड़ी आसान होता है कि चलिए भाई हम राष्ट्रीय विषय उठाए, उस पर तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, और अंत में यह स्वीकार हो जाती है कि नहीं भाई यह विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आम जन, और खास करके जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, जहां भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, तो जब भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी थी तो उन तक यह बात कैसे पहुंचे? तो उसके लिए आम बोलचाल की भाषा में चीजें चाहिए, चित्रों में चाहिए, प्रतीकों में चाहिए। तो उसके लिए हमारे कई ऐसे जो ये थे कलाकार थे, नेता भी थे, तो उन्होंने इस बात को पहचाना कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे इस बात पर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग कैसे इस काम को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं एक चित्र, इसको आप देखिए। ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर का तिलक जिस फ्रेम में बढ़ा हुआ है, देख रहे हो ना, तो इसके चारों तरफ सभी धर्मों के प्रतीक लगे। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय विषय आएंगे तो इसमें सभी धर्मों का योगदान है। इसलिए हमको धार्मिक नाम पर भेदभाव को नहीं कहा कि राष्ट्र के नाम पर सभी धर्म एक जगह आ जाएंगे। तो इन प्रतीकों के माध्यम से हम करते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं। ये चित्र देखिए आप। तो ये क्या है? भारत माता की पहली चित्र थी। तो ये भारत माता की चित्र बनाई टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, उनके भतीजा थे अभिनंदन नाथ टैगोर। तो उन्होंने भारत माता की पहले चित्र बनाई। अब उसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया कि आगे चल के कलाकारों ने और दूसरी चित्र, इसमें थोड़ा परिवर्तन आया। तो यहाँ आप पहले चित्र में क्या देख रहे थे कि पहले चित्र में एक सन्यासिनी भेष में एक स्त्री, 4 हाथों वाली, वह भारत माता के प्रतीक है। तो जब ऐसे चित्र देश के विभिन्न स्थानों में लगाएंगे, लोग उसको नमन करना शुरू करेंगे, लोगों में यह बोध आना शुरू होगा कि नहीं भाई हमारी एक माता है, हमारा देश क्या है, हमारे माँ के समान है, और इसके हितों के सामने और कोई दूसरा हित काम नहीं करता है। अगर राष्ट्रीय हित की बात हो, उसके सामने न तो हमारा जातीय हित है, न क्षेत्रीय हित है, न सांप्रदायिक हित है,
कोई हेतु उसके सामने नहीं है, यह सर्वोपरि है। तो ऐसे प्रतीकों के माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसको जब हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इन लोगों ने क्या किया, कि इन कलाकारों ने क्या किया कि राष्ट्र के लिए एक ध्वज का प्रतिपादन किया। राष्ट्र के लिए ध्वज, एक झंडा बनाया। तो ये झंडा विभिन्न समयों में 1906 में जो झंडा बना वो थोड़ा अलग था, 1907 में उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, 1931 में आकर और परिवर्तन हो गया, और 1947 में आप अपने झंडा से तो परिचित हैं। ये हमारा जो तिरंगा जो शान से लहराता है पूरे देश में, और जिसको देखते ही समस्त भारतवासी को, आयु वर्ग में वो कुछ भी हो, संप्रदाय में वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, पेशा में किसी पेशा में काम करने वाला, मजदूर ही क्यों नहीं हो या बड़ा राजनेता ही क्यों, सब इसको सम्मान देते हैं और उसको देखते ही उसके मन में एक गर्व की अनुभूति होती है। तो झंडा में काफी परिवर्तन हुए। जो 1906 में हमने झंडा बनाया, तो 1906 में झंडा बनाया वो तो लाल रंग का झंडा था, और लाल रंग के उस झंडे में क्या था कि दिखाता हूं आपको, ये लाल रंग का झंडा था। देखिए यहाँ आपको विभिन्न समय का 1907 का झंडा दिख रहा है, 1906 का झंडा दिख रहा है, 1907 का दिख रहा है, 1931 का दिख रहा है, और 1947 का दिख रहा है। तो 1906 के झंडे में ये आप तिरंगा जो झंडा देख रहे हैं उसके ऊपर एक श्रेणी से 8 कमल के फूल। जैसे मान लीजिए कि ये झंडा है हमारा, तो ये हो गया, क्या हो गया कि तिरंगा है, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है, ये कमल है। भाई क्या बताता है ये कमल? ये कमल हमें बता रहा है कि उस समय ब्रिटिश शासन में 8 प्रांत थे, तो ये 8 प्रदेशों को अभिव्यक्त करता है कि नहीं, हम 8 प्रदेश एक साथ हैं, हम एक हैं। चलिए अब नीचे में क्या करते हैं कि आपने क्या किया कि ये चांद का फोटो लगा दिया, उसके बाद में सूर्य का भी लगा दिया। तो ये प्रकृति प्रेम को, और चांद लोग ऐसा भी मानते हैं कि नहीं भाई, चंद्रमा को जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इसको ज्यादा महत्व देते हैं, सूरज भी बना दिया। तो इस तरह के प्रतीक हम बनाते हैं। अब 1907 में क्या हुआ, ये तो था 1906 का, अब 1906 का, अब 1907 में क्या कर दिया कि इसी में हमने एक ऐड कर दिया यहाँ पर तारा। चलिए 1907 में हो गई। 1921 में आकर इस झंडे में हमने क्या किया कि इसी झंडे को थोड़ा परिवर्तित करते हुए हमने क्या किया कि इसमें चरखा, ये चरखा का गोल चिन्ह और पूरी तरह चरखा ही बना दी, एक चरखा का तस्वीर डाल दी। 1931 में क्या हुआ कि इसमें श्वेत रंग आ गया, और उसके बाद में 1947 का झंडा तो आप देख रहे हैं। तो इन झंडों के माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति देखता है, वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, वो अमीर है वो गरीब है, वो किसी सरकारी पद पर है या नहीं है, वो किस पेशा में काम करता है, उसकी भाषा कुछ भी है, हिंदी है, तमिल है, बंगाली है, ओडिया है, मलयालम है, कन्नड़ है, नो डिफरेंस इज देयर। वो कहता है कि नहीं, इट इज माई फ्लैग एंड आई कैन सेक्रीफाइस फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस फ्लैग। हम इस झंडे के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। और यही भावना हमको सामाजिक अपनेपन का बोध कराता है। तो इन प्रतीकों ने, इन कलाकारों ने, एक पक्ष तो ये था। अब दूसरा पक्ष था कि भाई हम आखिर फील कैसे करें। तो कुछ महान हमारे नेता कहें, कलाकार कहें,
अब इन लोगों ने इस यात्रा पर निकल ली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी पूरे देश का भ्रमण कर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोक कथाएं थी उसका संग्रह किया और एक क्षेत्र के लोक कथाओं को दूसरे क्षेत्र में प्रचलित करना शुरू हुआ। उसके भाव तो वही थे। अब जब आप उत्तर भारत के लोक कथाओं का हिंदी भाषा भाषी के लोक कथाओं को लेकर आप बंगाल में, आप उड़ीसा में, आप आंध्रा में, आप तमिल में जाते हैं, वहां के लोग, अरे भाई ये तो हमसे बहुत मेल खाता जो, और उनके कथाओं को लेकर यहाँ हम गौरवान्वित करते हैं। तो इन लोक कथाओं का, लोक संगीतों का, लोक नृत्य का जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसको संग्रह करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रचारित करते हैं, लोग उसको अपनाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो क्या होगी भाई, एक नई भावना, एक नई जज्बा, एक नया जोश तो पैदा होगा। और यही जो नई चीज है, नई भावना, नई जोश, नया उत्साह, ये राष्ट्र के प्रति हम एक साथ खड़े हैं, हम साथ साथ हैं, हम एक साथ हैं, यही भावना हमको बताती है कि हम क्या हैं, कि हम सामूहिक अपनेपन के भावना से इनरिच्ड हैं, उससे संपूर्ण हैं, और यही राष्ट्र की सेवा करने का हमको परिकल्पना देता है। तो भाषाओं के माध्यम से अब कई सारी ऐसी कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुने, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब भाई इससे कौन इनकार करे, इससे इनकार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो ऐसे कविताओं से, ऐसी भावनाओं से, ये कविता क्या है, कवि के अंदर की भावना है। और कवि के अंदर की भावना क्या है, वहां के लोगों के मन की अभिव्यक्ति है। तो इन चीजों से ही हमारा ये सामूहिक अपनापन का भाव पैदा होता है। तो दोस्तों, ये सामूहिक अपनेपन का भाव 10वीं कक्षा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।